नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। आज हम आप लोगों के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा जो 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है उसके बिंदुओं को लेकर के आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। तो देखिए, अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में जो 8वां पे कमीशन को मंजूरी दी गई है, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि इससे जो है उनकी सैलरी बढ़ेगी। तो इस पे कमीशन की को लेकर के जो है बैठक जो आयोजित की गई थी, किसके अध्यक्षता में की गई थी? मोदी जी के अध्यक्षता में। तो ये देखिए है हमारे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी। तो इन्होंने जो है इसका अनाउंसमेंट किया। तो आप देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेज प्राइम मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड द 8th पे कमीशन फॉर द एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये किसके लिए गठित हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पर आप लोग पूछना चाहेंगे कि क्या ये राज्यों के लिए गठित नहीं होता है? तो ये जो सेंटर जो है जिस तरीके से पे बैंड जो है निर्धारित करती है, उसी के अनुसार जो है राज्य भी अपने यहाँ पर हर राज्य अपने अपने यहाँ लागू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा कि 8वां वेतन आयोग क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों में संशोधन करना है। इसे 7वें वेतन आयोग जो 2016 में लागू हुआ था की जगह लेने के लिए निर्धारित किया गया है। इस नए आयोग से 49 लाख से अधिक कर्मचारी और 65 लाख से अधिक जो है पेंशन भोगी प्रभावित होंगे। तो उनके सैलरी पर फर्क पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करने और उनमें परिवर्तन की सिफारिश करने के लिए लगभग प्रत्येक 10 वर्ष में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। नोडल एजेंसी जो है इसकी व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो इसकी देखरेख करता है। वेतन आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित पर लागू होती हैं। किस पर यह लागू होती है? तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पर। ठीक है, वे कर्मचारी जिन्हें भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है। सिविल और सैन्य कार्मिक, सिविल बोले तो जो प्रशासनिक कार्य देखते हैं वो, और सैन्यकर्मी सभी केंद्रीय सिविल सेवाओं और रक्षा सेवाओं के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। और पेंशन भोगी, सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग के लिए हो जाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयू जो है और स्वायत्त निकाय इसमें शामिल नहीं होते हैं। उनके लिए अलग से वेतन आयोग गठित किया जाता है। हर पीएसयू अपना अपना समिति निर्धारित करती है और उसके अनुसार उनके यहाँ पर लागू किया जाता है। तो इनका बेस क्या होता है वो भी केंद्र सरकार के समान ही होता है। थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग होता है, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति भी देखनी होती है कि उस कंपनी की, उस पीएसयू की आर्थिक स्थिति क्या है। वेतन आयोग में कौन कौन शामिल होता है उसको देखें। तो एक अध्यक्ष होते हैं जो कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी या वित्त या सार्वजनिक नीति के विशेषज्ञ होते हैं। जो 7th पे कमीशन था उनके अध्यक्ष की बात करें तो वो जो है क्या बोलते हैं, वो थे हमारे जस्टिस थे। उनका नाम याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट मैं बताता हूँ।
उनका नाम, हाँ, AK माथुर साहब थे, जस्टिस थे। ठीक है, तो वो अध्यक्ष थे। और इसमें 2 सदस्य होते हैं जो कि वित्त और लोक प्रशासन या कानून जैसे क्षेत्रों से क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। और इसमें सरकार सहायक कर्मचारी भी होते हैं जो कि डेटा कलेक्शन, उसका एनालिसिस करने में सहायता के लिए प्रशासनिक और अनुसंधान कर्मी होते हैं। वेतन आयोग के निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे निर्णय हैं जो वेतन आयोग के निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो उनकी आर्थिक स्थितियां, देश की राजकोषीय स्थिति, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, मुद्रास्फीति दर और राजस्व संग्रह आयोग की सिफारिशों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर राजकोषीय स्थिति क्या है कि हमारे राजकोष में, यानी संचित निधि में, भारत की संचित निधि में, लोकलेखा निधि में क्या क्या जो है इनकम हो रहा है, वो स्थिति जो है प्रभावित होती है। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि वो भी प्रभावित होती है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा या क्षेत्र के अंतर्गत समान निवासियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य का योग, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, तो उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो उसमें क्या वृद्धि हुई है उसको भी देखा जाता है। मुद्रास्फीति दर, इसे भी देखते हैं, चूँकि अभी RBI जो है RBI जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनी नीतियां लाती है और सरकार भी अपनी नीतियां लाती है। तो मुद्रास्फीति क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की जब समान कीमत का स्तर लगातार बढ़े एवं मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो, यानी कीमत बढ़ जाए और उसकी क्रय शक्ति जो है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो, तो वो जो है उसे हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है। जैसे पहले कोई वस्तु 10 रुपये में मिलती थी, अब मान लीजिए कोई सेव ही है, ये 10 रुपये में मिलती थी, ₹10 में मिलती थी, अब जो है उसकी कीमत जो है 200 हो गई। तो यहाँ पर हमें अधिक पे करना पड़ रहा है सेम अमाउंट ऑफ एप्पल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है हमें अधिक पे करना पड़ रहा है, तो इस मुद्रा की क्रय शक्ति जो है यहाँ पर कम हुई, यानी जो पहले हम 10 रुपये में खरीद सकते थे वो अब हमें 200 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्रय शक्ति कम हो रही है। ठीक है, तो ये मुद्रास्फीति दर को भी देखते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में मुद्रास्फीति कैसे मापी जाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी समिति जो है वो 4% जो है ±2% मुद्रास्फीति को टारगेट लेकर के जो है अपनी नीतियां निर्धारित करती है। मुद्रास्फीति को मापने की 3 विधियां भी होती हैं, जैसे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, WPI होल प्राइस इंडेक्स, और GDP डिफ्लेटर लेटर। ठीक है, तो ये 3 विधियां भी होती हैं। CPI में ही जो है हमारा CPI रूरल, जिसका आधार वर्ष 1986-87 है, और CPI एग्रीकल्चर, जिसका आधार वर्ष भी 1986-87 है। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसका आधार वर्ष 2016 है,
और सीपीआई कंबाइंड जो है उसका आधार वर्ष 2011-12 होता है। ठीक है, तो ये मुद्रास्फीति के बारे में हो गया। राजस्व संग्रह आयोग की सिफारिश को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इसमें कर्मचारी की मांग को भी देखा जाता है कि यूनियनें और जो एसोसिएशन होती हैं अक्सर उच्च वेतन, बेहतर भत्ते और बेहतर कार्य स्थिति की वकालत करते हैं। चूँकि उन्हें अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों को भी देखना है, तो इसलिए वे उच्च वेतन, बेहतर भत्ते और बेहतर कार्य स्थितियों की वकालत करते हैं। क्योंकि बेहतर कार्य स्थिति रहेगा तभी वो कार्य बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जीवन यापन की लागत भी देखी जाती है। इसमें आयोग मुद्रास्फीति, आवास लागत और शिक्षा व्यय जैसे कारकों पर भी विचार करता है, जो सीधे कर्मचारी के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। वैश्विक तुलना भी की जाती है, जैसे समान भूमिकाओं में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ वेतन समानता को कभी कभी ध्यान में रखा जाता है, विशेष रूप से रक्षा और विशेष पदों के लिए। चूँकि प्राइवेट में भी क्वालिटी स्किलफुल जो है एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, तो वहाँ पर वेतन जो है अच्छा खासा होता है। सरकारी जॉब में क्या होता है कि बस जॉब की सिक्योरिटी रहती है, वेतन उतना खास नहीं रहता है। लेकिन वहीं प्राइवेट सेक्टर में जब जाएंगे तो आप में स्किल है तो अच्छा वेतन, अच्छा पैकेज मिलता है। तो उसकी तुलना भी की जाती है कि हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर या देश के लेवल पर अन्य प्राइवेट कंपनियां भी कितना पेमेंट दे रही हैं, तो उस हिसाब से भी जो है सरकार अपने यहाँ जो है एम्प्लॉइयों को वेतन देती है, ताकि लोग जो है छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में न जाए। तकनीकी उन्नति, प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता और बढ़ती कौशल आवश्यकताएं वेतन और भत्तों के संशोधन को प्रभावित करती हैं। बजटीय बाधाएं क्या होती हैं? कर्मचारियों की मांगों पर विचार करते समय आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिफारिशें सरकार की राजकोषीय क्षमताओं के अनुरूप हो, ताकि राजकोष पर अनावश्यक दबाव से बचा जा सके। जाहिर सी बात है, जब ये वेतन आयोग लागू होगा, 8वां वेतन आयोग का जो सिफारिश है वो जब लागू होगा तो सरकार की राजकोष पर बोझ बढ़ेगा। तो जब राजकोष पर बोझ बढ़ेगा तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जो है आने वाले समय में ज़्यादा हमें राजकोषीय व्यय का जो है सामना न करना पड़े, ताकि जो हम विकसित भारत का लक्ष्य रखे हैं 2047 का, वो हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, आपको पता ही है कि 49 लाख जो है वर्तमान कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी जो है इससे लाभान्वित होंगे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। वेतन आयोग का प्रभाव क्या क्या पड़ेगा? तो इससे तो आर्थिक विकास होगा। अब आर्थिक विकास कैसे होगा? तो जैसे उच्च वेतन से उपभोग में सुधार होगा, यानी कि हम जो डिमांड होगा वो हमारा डिमांड जो होगा अर्थव्यवस्था में, डिमांड वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे रियल इस्टेट, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ती है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब किसी भी क्षेत्र में डिमांड बढ़ती है तो उद्योग जो है उस डिमांड को पूरा करने के लिए और अपने लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए सप्लाई को भी बढ़ाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, रियल एस्टेट यानी जो आप प्लॉटिंग का काम देखते हैं, घर का जो काम होता है वो घर खरीदना, ये सब रियल एस्टेट में आता है। ऑटोमोबाइल यानी जो भी गाड़ियां हैं, और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया वगैरह वगैरह, ये उपभोक्ता वस्तुओं में आते हैं, तो इसकी भी मांग बढ़ेगी। सरकारी व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिफारिशों के कार्यान्वयन से प्रायः राजकोषीय बोझ बढ़ जाता है।
जिसके लिए सावधानीपूर्वक बजट योजना की आवश्यकता होती है। तो सरकारी व्यय जब बढ़ेगा, यानी कि राजकोषीय घाटा जब हमारा बढ़ेगा या राजकोषीय व्यय बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अभी फरवरी में बजट पेश होने वाला है। तो निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं भारत सरकार की, वो जब बजट पेश करेंगी तो क्या होगा, टैक्सेस इम्पोज करेंगी। तो टैक्सेस इम्पोज करेंगी तो उससे जो है इसको जो है सावधानीपूर्वक बजट योजना की आवश्यकता होती है, यानी टैक्सेस इम्पोज करेंगी। आपका वेतन ज़्यादा जब बढ़ेगा तो टैक्सेस भी लगेगा। कर्मचारी का मनोबल, उचित और संशोधित वेतनमान कर्मचारी संतुष्टि और उत्पादकता को बढ़ाते हैं। जैसे कोई भी कर्मचारी है, अब जब उसे जो है उचित वेतन मिलेगा जिससे वो अपनी आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके परिवार के, जैसे कि शिक्षा हो गया, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, अन्य फैमिली मेम्बर के स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, उन्हें बीमा कवरेज दे सके, एक रहने लायक घर दे सके, तो क्या होगा, उसका मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए भी वेतन आयोग लाया जाता है ताकि कर्मचारियों का मनोबल बढ़े और वो जिस भी संस्था में काम कर रहे हों उस संस्था के उन्नति के लिए जो है अपना सहयोग दे सकें। पेंशन भोगी कल्याण, संशोधित पेंशन सेवानिवृत्ति लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है तथा उनकी गरिमा और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। अब पेंशन किसे मिलता है, जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, या 62 वर्ष या 65 वर्ष। तो 60 वर्ष किसकी होती है रिटायरमेंट की, 62 वर्ष किसकी होती है, 65 वर्ष किसकी होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जब उन्हें जो है बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा तो उनके गरिमा और जीवन की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जब उसे इतना पेंशन नहीं मिलेगा कि वो अपने नीड्स को फुलफिल कर सके, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे स्वास्थ्य को लेकर के, कहीं आना जाना हुआ, तो जब अधिक व्यय होगा तो क्या होगा, परिवार के अन्य सदस्य पर वो निर्भर रहेगा। तो ऐसे में जो उसे बार बार पैसे मांगने पड़ेंगे अपने परिवार के अन्य सदस्यों से, तो उसकी जो गरिमा को है जो है ठेस पहुंचता है। और ठीक तरीके से जब वो जो है उसे पेंशन नहीं मिलेगा तो उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। जैसे उसे मार्केट में कुछ खरीदना है तो क्या होगा कि वो खरीद नहीं पाएगा। कुछ विशेष प्रकार के गॉगल्स चाहिए, कुछ विशेष प्रकार के जूते चाहिए, तो वो खरीदने में सक्षम नहीं रहेगा, तो उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है, इसका भी प्रभाव वेतन आयोग के जरिए होता है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था को जो है गतिविधि के आधार पर जो है 3 सेक्टर में बांटते हैं। तो वो कौन कौन से सेक्टर होते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर जिन्हें हम रेड कॉलर वर्कर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिन्हें हम ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं, टर्सरी सेक्टर जिन्हें हम वाइट कॉलर वर्कर कहते हैं। टर्सरी को ही 2 भागों में बांटते हैं, क्वाटरनरी और क्विनरी। तो चतुर्थक और पंचक। तो चतुर्थक वाले में जो है, जो टीचिंग हो गया और जो है डॉक्टर वगैरह हो गए, ये सब आते हैं, तो वाइट कॉलर वर्कर में आते हैं। और पंचक वाले में जो उच्च निर्णयकर्ता होते हैं, जिन्हें हम गोल्ड कॉलर वर्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्ड कॉलर वर्कर।
ठीक है, इन्हें हम कहते हैं। फिफ्थ वाले को और फोर्थ वाले को वाइट कॉलर वर्कर, और ये सम्मिलित रूप से वाइट कॉलर वर्कर में ही आते हैं, टर्सरी में ही। तो क्या होगा कि ये सभी इससे प्रभावित होंगे। वेतन आयोग जब लागू होगा, वेतन आयोग की सिफारिश जब लागू होगा, तो इससे क्या होगा कि मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, वस्तु और सेवाओं की डिमांड बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो हमारा जो है ब्लू कॉलर वर्कर जो है, जो इंडस्ट्री वगैरह और ब्लू कॉलर वर्कर और टर्सरी में जो कर्मचारी हैं, वो जब डिमांड बढ़ाएंगे तो इनकी स्थिति तो सुधरेगी ही सुधरेगी। उसके साथ ही साथ जो इंडस्ट्री में उत्पादन हो रहा है, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, उस समय जो है इंडस्ट्री जो है, सेकेंडरी सेक्टर क्या किस पर निर्भर होते हैं, अधिकतर प्राइमरी सेक्टर पर। तो जब ये उत्पादन बढ़ेंगे तो प्राइमरी सेक्टर की मांग भी बढ़ेगी, तो इसकी भी मांग बढ़ेगी। तो जब ये प्राइमरी सेक्टर की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्हें भी आय की सुनिश्चितता होगी, यानी इनकी भी आय बढ़ेगी। तो कुल मिला जुला करके इनकी भी आय बढ़ेगी। तो प्राइमरी सेक्टर किस पर का प्राइमरी सेक्टर का आय जो बढ़ेगा वो सेकेंडरी सेक्टर की डिमांड पर बढ़ेगा, और जो सेकेंडरी सेक्टर का जो आय बढ़ेगा वो टर्सरी सेक्टर की डिमांड पर बढ़ेगा। यानी कि टर्सरी सेक्टर सेवा देते हैं, टर्सरी सेक्टर की डिमांड पर नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉय जो है डिमांड करेंगे उसके उसके आधार पर बढ़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर जो है अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रभाव देखने को मिलेगा। चक्रीय प्रभाव क्या होता है, एक रिपल इफेक्ट देखे होंगे। जैसे ये कोई तालाब हो गया, तो तालाब में अगर कोई कंकड़ मारते हैं तो ये लहरें उठती हैं और लहरें किनारे तक जाती हैं, तो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो उसी तरीके से जब ये वेतन आयोग लागू होगा तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर ये सारे प्रभावित होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही जो है बेहतर होगा, ये सबके लिए बेहतर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो वर्तमान में जो है जो कर्मचारी हैं उनकी न्यूनतम वेतन होने का अनुमान जो लगाया गया है 34,560 रुपये, और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं यानी रिटायर हो चुके हैं उनको जो है 17,280 प्लस डीए मिलने की उम्मीद है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है। क्या होता है क्या नहीं होता है वो आगे की बात है, चूँकि आयोग तय करेगा और उसको मानना भी ना मानना भी सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार मानती है या नहीं मानती है, उसमें कुछ संशोधन करती है या नहीं करती है, वो सरकार के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। लेकिन ये यहाँ पर एक अनुमान लगाया गया है कि इतना हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो फिटमेंट फैक्टर इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो फिटमेंट फैक्टर जो है एक मल्टीप्लायर टूल की तरह काम करता है। जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं उनके रिवाइज वेतन को कैलकुलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब पुराने वेतन को रिवाइज किया हुआ या बढ़ा हुआ वेतन कितना होगा उसके लिए फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। यह बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके निकाला जाता है। ठीक है, तो बेसिक पे जो हमारा है, बेसिक पे इनटू फिटमेंट फैक्टर, ये जो है हो जाता है हमारा नया संशोधित रिवाइज पे स्केल। ठीक है, तो 7वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर जो था उसका 2.57 था। तो कर्मचारी संघ द्वारा उस समय जो है मांग की गई थी 3.68% की, लेकिन यहाँ पर जो है इतना गुना ही मिला था, केंद्र सरकार ने इतना ही दिया था। यानी कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन का
2.57 गुना हो गया था। कैसे कैलकुलेट करें इसको देख लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। नई सैलरी क्या होगी हमारी, तो बेसिक सैलरी इनटू फिटमेंट फैक्टर। जैसे कि मान लीजिए किसी की इनिशियल श्रेणी या वर्तमान में अभी श्रेणी जो है 10,000 है और उस पर फिटमेंट फैक्टर 2.57% 2.57 गुना लगा, तो रिवाइज सैलरी क्या होगी 10,000 गुणे 2.57 यानी 25,700। ये क्या हो जाएगा बेसिक पे। अब इस पर जो है HRA DA अदर्स अलाउंसेंस ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह वगैरह सब लगते हैं, तो वो ग्रॉस पे बनता है। फिर उसमें डिडक्शन भी होता है, चूँकि हमारा CPF वगैरह में भी डिडक्ट होता है। तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3 या उससे ज़्यादा किया जा सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3 किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 43% बढ़ जाएगी। अभी इसमें एक चीज़ और आता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता का अभी जैसे जिक्र किए, तो महंगाई भत्ता जिसे हम DA आमतौर पर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इस साल भर में 2 बार लगभग रिवाइज होता है, केंद्र सरकार अनाउंस करती है। तो ये DA जो होता है एक जीवन यापन लागत समायोजन है जो भारतीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मुद्रास्फीति को संतुलित करने और क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो महंगाई बढ़ रही है उसी के एवज में ये महंगाई भत्ता दिया जाता है। अब इसमें भी जो है कोर जो है वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है और उसके जरिए जो है DA बढ़ाया जाता है। मुद्रास्फीति का पैरामीटर DA की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW जो कि मैंने पहले ही बताया था कि इसका जो बेस ईयर है 2016 है, उसके आधार पर DA की गणना की जाती है। ठीक है, DA वृद्धि की प्रयोज्यता क्या है कि DA वृद्धि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मूल वेतन पर लागू होता है, जिसमें कोई भी भत्ता या अतिरिक्त सुविधाएं नहीं शामिल होती हैं। तो जैसे बेसिक पे हमारा जो भी है सपोज 10,000 है, ठीक है, तो इस पर जो है DA जितना % होगा वर्तमान में उतना % DA लग जाएगा। इसके मूल वेतन में जो है यानी बेसिक पे में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये DA अलग से दिया जाता है। तो कुल मिला जुला करके आप मोटा ये जानिए कि 8th पे कमीशन आयोग की अभी जो है गठन करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सदस्य कौन होते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। और कमेंट बॉक्स में जो मैंने प्रश्न पूछा था वो आप बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो 7th पे कमीशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे, पहले वेतन आयोग कब लागू हुआ, वो भी आप बता सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।